हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून स्पेशल प्रैक्टिस बैच शिव कृपा क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अति संभावित प्रश्नों पर आधारित है। तो दोस्तों, आप इसका कांस्टेंट होकर अध्ययन करें, प्रश्नों का रिवीजन करें, व अपनी जानकारी को और विस्तार दें। तो आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिस बैच के अगले भाग को इस वीडियो के जरिए समझना शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून स्पेशल। प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किन देशों द्वारा न्यू क्वाड ग्रुप के निर्माण पर सहमति बनी है? न्यू क्वाड ग्रुप। दोस्तों, आप लोग क्वाड सम्मेलन, क्वाड ग्रुप के बारे में जानते ही होंगे, ठीक वहीं से क्वेश्चन है। न्यू क्वाड ग्रुप। दोस्तों, हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें देशों के नाम है। चलिए हम पढ़ते हैं और रिलेशन करके अपने उत्तर को निकालते हैं। ए नंबर विकल्प है दोस्तों, अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। बी नंबर विकल्प है, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। सी नंबर विकल्प है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। और डी नंबर विकल्प है हमारा, अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 4 हमारे पास दोस्तों विकल्प है। हमें न्यू क्वाड ग्रुप के निर्माण में सम्मिलित देशों के नाम बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों, न्यू क्वाड ग्रुप हमारा है अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। न्यू क्वाड ग्रुप पर जो सहमति बनी है जिन देशों की, वो हैं अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर है विकल्प नंबर बी। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका देखते हैं और आगे चलते हैं, एक बार रिवाइंड हो जाएगा। दोस्तों, ये आंसर है हमारा, आंसर नंबर बी, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। न्यू क्वाड ग्रुप देशों में सहमति। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सूची 1 को, इसमें दोस्तों सूचियों को सुमेलित करने हैं। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही विकल्प हमें निकालने हैं। हमें एक तरफ सूची 1, 2, 3, 4 और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वादक हैं। प्रमुख संगीत वाद है और उनके वादक हैं, उनको बजाने वाले हैं। तो दोस्तों, तबला के सामने दिया गया है नीरू स्वामीबाई स्वामी पिल्लई। बी नंबर में है दोस्तों वायलिन पालधार रघु। और सी नंबर में है मृदंग बजाने वाले में एल सुब्रमण्यम। और डी नंबर में है दोस्तों नादस्वरम गुदई महाराज। ये 4 दोस्तों वाद है और उनके वादक हैं, हम इनको सुमेलित करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों, तबला गुदई महाराज से हो जाएगा, यानी गुदई महाराज क्या बजाते थे? वो तबला बजाते थे। गुदई महाराज तबला, यानी ये का हमारा 4 हो जाएगा। अब हम दोस्तों थोड़ा सा अपने आंसर पे चलेंगे एलिमिनेशन अपनाने के लिए। तो दोस्तों, हमारा 1 का 4 बनना है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पहले से ही आ गया है 1 का 4। गुदई महाराज जो थे वो तबला बजाते थे, तो हमारे ये भी यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि ये का 4 आ रहा है। बी भी गलत और सी भी गलत। हमारे एक से ही उत्तर आ गया है दोस्तों। सूचियों के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आसान होते हैं अगर आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर तो एक से ही आ गया, लेकिन हम चारों को मिलाएंगे। दूसरा दोस्तों, वायलिन। वायलिन कौन बजाते थे दोस्तों? तो वायलिन बजाने वाले थे एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम, यानी बी का हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी का 3 हो रहा है। और सी मृदंग। मृदंग बजाने वाले कौन थे दोस्तों? तो मृदंग बजाने वाले थे पालाधर रघु, यानी सी का हमारा 2 हो जाएगा। सी का 2 हमारा यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। और लास्ट हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का नादस्वरम। तो नादस्वरम बजाने वाले थे दोस्तों नीरू स्वामी पिल्लई, यानी डी का हमारा 1 हो जाएगा। डी का 1 यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। विकल्प नंबर डी 4, 3, 2, 1। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, इनको रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों। आंसर हमारा डी आ रहा है 4, 3, 2, 1।
तबला एद गुदई महाराज, वायलिन एल सुब्रह्मण्यम, मृदंग पालाधार रघु और नादस्वरम नीरू स्वामी पिल्लई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निजी दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। निजी सदस्यों के विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें क्या बताना है दोस्तों? नहीं है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। हम लोग कभी कभी गलती करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट का पढ़ते हैं, सही बताना है गलत बताना है, हम लोग सही पे ही विकल्प को आंसर कर देते हो, पता चलता है लास्ट में दोस्तों हमारा ये आंसर गलत हो गया। ऐसी गलती आप ना करें। चलिए दोस्तों चारों विकल्प देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ जूम करते हैं। पहला विकल्प, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, यह संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होते हैं दोस्तों, ये विधेयक है, विधायक नहीं विधेयक है, होते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। बी नंबर दोस्तों, विधेयक को प्रस्तुत करने से एक माह पूर्व सदस्य को इस आशय की सूचना सदन में देने की आवश्यकता होती है। सी नंबर है दोस्तों स्टेटमेंट, इस विधेयक को संबंधित विभाग द्वारा कानून विभाग से प्राप्त करके इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। और डी नंबर दोस्तों, संसद का प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं होता है वह एक निजी सदस्य होता है। ये चार स्टेटमेंट हैं दोस्तों, हमें नहीं बताने हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आंसर निकालते हैं इसका। यह संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक होते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, निजी सदस्यों के विधेयकों के बारे में। दूसरा देखते हैं दोस्तों, विधेयक को प्रस्तुत करने से एक माह पूर्व सदस्य को इस आशय की सूचना सदन में देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, 1 महीने पूर्व। सी नंबर देखते हैं, इस विधेयक को संबंधित विभाग द्वारा कानून विभाग से प्राप्त करके इसका प्रारूप तैयार किया था। कानून विभाग दिया, ये गलत हो जाएगा हमारा, सी हमारा गलत जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, और हमें नहीं बताना है। डी नंबर भी देख लेते हैं, संसद का प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं होता वह एक निजी सदस्य होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें नहीं बताए थे, नहीं हमारा विकल्प नंबर सी में आ रहा है, अतः हमारा विकल्प नंबर सी या स्टेटमेंट नंबर सी यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है और हमें यहाँ गलत ही बताने थे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसर हमारा सी है दोस्तों। यहाँ पे संसद का प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है एक निजी सदस्य कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल का संसद सदस्य है जो एक मंत्री नहीं है, निजी सदस्य। दोस्तों आप स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल का यानी रूलिंग पार्टी का जो संसद है या विधायक है, वो संसद एक सदस्य है उसका, जो एक मंत्री नहीं है। लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है उस विभाग में, उस अपनी पार्टी में, तो ये वो निजी सदस्य है। क्या दोस्तों? निजी सदस्य। यह निजी सदस्य की अवधारणा। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, इसमें किसी भी सदस्य द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सूचना अवधि 1 महीने की है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर, इसके प्रारूपण का उत्तरदायित्व संबंधित सदस्य का है, ऐसा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, लीड बैंक योजना दोस्तों इकोनॉमी से क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। प्रश्न नंबर हमारा 4, लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य हमको बताना है दोस्तों क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, बड़े बैंक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रसार करें। बी नंबर है दोस्तों, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। सी नंबर है दोस्तों, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए। और डी नंबर है दोस्तों, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। ये 4 स्टेटमेंट है दोस्तों, हमें लीड बैंक योजना के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बताने हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये नंबर क्या दिया हुआ है, बड़े बैंक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रसार करें। ये तो सभी बैंकों का है दोस्तों, इसलिए ये होगा नहीं प्रमुख उद्देश्य में, ये तो एक सामान्य उद्देश्य ही है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी स्पर्धा हो, दोस्तों ये तो हर जगह देखने को मिलती है, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य में नहीं आएगा। तीसरा दोस्तों, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपना, ये बिल्कुल सही दोस्तों। लीड बैंक योजना का मतलब है कि प्रत्येक बैंक सघन अपने विकास के लिए एक पृथक जिलों को अपनाएं। और डी नंबर दोस्तों, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें, ये तो सामान्यता सभी बैंकों की है।
उद्देश्य, तो यहाँ पे हमारा प्रमुख उद्देश्य बताना था जो दोस्तों, जो हमें स्टेटमेंट नंबर सी से क्लियर हो रहा है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई थी। कब दोस्तों? 1969 में। यह योजना नारीमन समिति का, नारीमन दोस्तों, नारीमन, ये नारीमन नहीं है, नारीमन है, यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं है, समिति की सिफारिश पर शुरू हुई। ये भी सही है दोस्तों। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों जो जिले के प्रमुख बैंक के रूप में कार्यरत हैं के लिए यह लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिले को अपनाए। ये था हमारा स्टेटमेंट दोस्तों। इसका आंसर एक्सप्लेन, इसको हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं दोस्तों। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बुक्स से मटेरियल निकाल के क्वेश्चन दोस्तों, एक संभावित क्वेश्चन आपके सामने कराया जा रहा है। आप इसे दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, इनका रिवीजन करें, स्टेटमेंट अपना क्लियर करें, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में आप अपने आप को सहज महसूस करें और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकें। चलिए दोस्तों 5 नंबर विकल्प 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैवमंडल निचय दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्वेश्चन है। जैवमंडल निचय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवमंडल निचय, नंबर 1 स्टेटमेंट है दोस्तों, जैवमंडल रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को की मानव तथा जैवमंडल प्रोग्राम, यहाँ जैवमंडल है दोस्तों, प्रोग्राम के तहत आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु दी गई। ये हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, जैवमंडल निचय में क्रोड, बफर एवं पारगमन क्षेत्र होते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, क्रोड क्षेत्र में एक अभिक्षुब्ध एवं विधिक रूप से रचित पारितंत्र होता है। दोस्तों थोड़ा क्लिष्ट भाषा यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलती है, यहाँ आप इसका दोस्तों अच्छे से अध्ययन करें ताकि वहाँ भी आपको सहजता रहे। दोस्तों ऐसे वर्ड आपको प्रीलिम्स में बराबर मिलेंगे। 4 नंबर स्टेटमेंट दोस्तों देखते हैं, पारगमन क्षेत्र भी विधिक रूप से आरक्षित क्षेत्र होते हैं और यहाँ स्थानीय लोगों का सक्रिय सहयोग होता है। ये हमारे 4 स्टेटमेंट हैं दोस्तों। कोर्ट का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे आंसर निकाले हैं। थोड़ा सा आप दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए और अपने स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए और आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं इसका आंसर। जैवमंडल निचय से संबंधित हमें बताने हैं निम्नलिखित कथनों पर। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं दोस्तों, जैवमंडल रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को की मानव तथा जैवमंडल प्रोग्राम के तहत आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण हेतु दी गई। बिल्कुल सही क्लियर स्टेटमेंट है दोस्तों, हमारा ये क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा आंसर की तरफ चलेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अभी कोई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ABCD सब में 1 दे रखा है। बी नंबर देखते हैं, 2 नंबर यहाँ दोस्तों, जैवमंडल निचय में क्रोड, बफर एवं पारगमन क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा भी हमारा सही है। आप देखते हैं एलिमिनेशन में दोस्तों 1 2 से आ रहा है कोई, तो दोस्तों हमारा सी भी छट गया और बी भी खट गया। अब बचा हमारे पास ये और डी। 3 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। क्रोड क्षेत्र में एक अभिक्षुब्ध एवं विधिक रूप से रचित पारतंत्र होता है। नहीं दोस्तों, अभिक्षुब्ध एवं विधिक नहीं होता, ये हमारा गलत है क्रोड क्षेत्र में दोस्तों, यानी सी हमारा 3 नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है। 3 नंबर अगर हम गलत कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा कौन सा सही हो रहा है? 1 मिनट दोस्तों, इस स्टेटमेंट को थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्रोड क्षेत्र में ये अभिक्षुब्ध एवं विधिक रूप से, दोस्तों ये भी सही है, हमारा 3 भी सही है। क्रोड क्षेत्र में एक अभिक्षुब्ध एवं विधिक रूप से रचित पारतंत्र होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और 4 नंबर स्टेटमेंट यानी बी हमारा गलत गया था, ये भी गलत गया था। आगे देखते हैं 4 नंबर स्टेटमेंट, जो कि विकल्प में नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बार देख ही लेते हैं। पारगमन क्षेत्र भी विधिक रूप से आरक्षित क्षेत्र होते हैं। पारगमन क्षेत्र भी विधिक रूप से आरक्षित होते हैं और यहाँ स्थानीय लोगों का सक्रिय सहयोग होता है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। 4 नंबर हमारा गलत है, 3 नंबर हमारा सही है, 2 नंबर भी सही गया था, 1 नंबर भी सही गया था। आंसर देखते हैं दोस्तों, 1 और 2 3 भी सही, इसलिए ये हमारा कट जा रहा है और आंसर हमारा दोस्तों विकल्प नंबर डी बन रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। 1 2 और 3 सही है, 1 2 और 3 यहाँ पे हमारे सही हो रहे हैं दोस्तों 3 स्टेटमेंट। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जैवमंडल निचय से संबंधित।
पढ़ते हैं इसको दोस्तों आराम आराम से। जैव मंडल स्थल एवं समुद्र तटीय पर्यावरणों के ऐसे सुरक्षित क्षेत्र हैं जहां लोग प्रणाली में अभिन्न संगठक होते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा, दोस्तों ये बिल्कुल सही, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1971 में आरंभ किया गया। एक जीव मंडल नीचे में क्रोड, बफर तथा पारगमन 3 क्षेत्र होते हैं। क्रोड क्षेत्र सबसे आंतरिक भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रोड क्षेत्र आप लोग जानते हैं सबसे आंतरिक भाग है, जो कि एक अभिक्षुब्ध तथा विधिक रूप से रचित होता है, जो स्टेटमेंट नंबर हमारे 3 में दिया गया था। दोस्तों हम लोगों ने पहले गलती कर दी थी। बफर क्षेत्र भी विधिक रूप से रचित होता है, बिल्कुल। इसके साथ साथ यहाँ शोध एवं शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप बार बार पढ़ें, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों। जैव मंडल, निचय आरक्षण क्षेत्र, इन सबसे चीज़ों के बारे में यूनेस्को को भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है समझने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा फरवरी घोषणा, दोस्तों कौन सा, फरवरी घोषणा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में की गई थी। जो फरवरी घोषणा की गई थी दोस्तों, बताना किस संदर्भ में की गई थी, ये हमें बतानी। ए नंबर दोस्तों, विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, ये गलत है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत काटेंगे जो गलत होगा। दूसरा देते हैं, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की सहभागिता, ये भी यहाँ से गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा फरवरी घोषणा में ये शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी गलत जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन उस टाइम का नहीं है। और डी नंबर, ब्रिटेन से भारत को सत्ता हस्तांतरण हुआ, ब्रिटेन से भारत को, यह बिल्कुल सही दोस्तों। क्लेमेंट एटली के समय आप लोग जानते ही हैं, इसी समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी, यानी डी नंबर विकल्प हमारा यहाँ पे आंसर बनना है दोस्तों। हम डी नंबर विकल्प को इसमें टिक करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन है, देख लेते हैं दोस्तों। आंसर हमारा डी बन रहा है। 20 फरवरी 1947 को इटली के घोषणा पत्र ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 तक की समय सीमा निर्धारित की, बिल्कुल। यहाँ प्रस्तावित किया गया कि भारतीय राजनेताओं में उक्त समय तक भी संविधान पर सहमति नहीं बन पाती है, तब भी सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यह भी तय किया गया था कि यदि संविधान सभा में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, अर्थात यदि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो भी ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार की केंद्र सरकार या कुछ क्षेत्रों की वर्तमान प्रांतीय सरकारों को सत्ता सौंप देगी। ये था दोस्तों हमारा यहाँ का स्टेटमेंट। इस तरह से दोस्तों हमारा ये आंसर विकल्प नंबर डी बन रहा था, जो कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसका हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन देखा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और खरीद मूल्य के संदर्भ में, और खरीद मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। दोस्तों कोड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। चलिए दोस्तों स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो किसानों को संरक्षण देता है, जबकि खरीद मूल्य का प्रमुख प्रयोजन बफर स्टॉक को तैयार करता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई से पहले तथा खरीद मूल्य की घोषणा फसल बुआई के बाद करती है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा देखते हैं दोस्तों, दोनों की घोषणा सरकार कृषि लागत आयोग की अनुशंसा पर करती है। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। नीचे हमारा कूट है दोस्तों, आप लोग इसको स्टेटमेंट को अच्छे तरह से पढ़िए और अपना आंसर लगाइए। चलिए दोस्तों हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन और खरीद मूल्य के संदर्भ में हमें बताने हैं। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जो किसानों को संरक्षण देता है, बिल्कुल, जबकि खरीद मूल्य का प्रमुख प्रयोजन बफर स्टॉक को तैयार करना है। बिल्कुल सही, यानी हमारा 1 नंबर सही हो रहा है। और हम यहाँ काट रहे हैं दोस्तों, सी को भी काट रहे हैं और बी को भी काट रहे हैं। दोस्तों एलिमिनेशन तुरंत करें। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई से पहले तथा खरीद मूल्य, बिल्कुल पलट दिया गया है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद मूल्य और खरीद मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य को डाल दिया गया, इसलिए बी नंबर हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है। 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डी भी हमारा कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर स्टेटमेंट गलत गया। अब हमारे पास एक ही बचा, केवल ये। तीसरा पढ़ लेते हैं, दोनों की घोषणा सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बिल्कुल सही दोस्तों, इन्हीं की अनुशंसा पर होती है एमएसपी। तो तीसरा भी हमारा सही। इस तरह से
1 और 3 हमारे सही, विकल्प नंबर ये हमारा यहाँ पे आंसर बना। हम विकल्प नंबर यू करेंगे दोस्तों। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य दोनों की घोषणा सरकार कृषि मूल्य लागत आयोग की अनुशंसा पर करती है। बिल्कुल सही। यहाँ तक आगे देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा मुख्यतः उत्पादक किसानों को सुरक्षा देने के लिए की जाती है, जो कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 था। बिल्कुल सही है। जबकि खरीद मूल्य की घोषणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बफर स्टॉक है दोस्तों लिखा, तैयार करने के लिए की जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत की मृदा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ज्योग्राफी से भी कह सकते हैं, भारत की मृदा कृषि से भी कह सकते हैं। भारत की मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करने दोस्तों। कोर्ट का क्वेश्चन है। नंबर 1 स्टेटमेंट है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का। दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता रहती है। ये था पहला नंबर दोस्तों, फास्फोरस और पोटास। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकलेगा। फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता यहाँ पे जो बोली गई है, ये दलदली में है या नहीं है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की मृदा सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय हो गई। ये दूसरा है दोस्तों हमारा। और तीसरा नंबर पढ़ते हैं स्टेटमेंट दोस्तों। लेटेराइट है दोस्तों, ये मृदा में लौह ऑक्साइड लिखा है दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत है। लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है किसमें, लेटेराइट मिट्टी में। परंतु पोटास और नाइट्रोजन तत्वों की ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। 4 हमारे नीचे कोट हैं दोस्तों, हमें आंसर निकालने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। भारत की मृदा के संबंध में, दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास, यही गलत है दोस्तों, यहीं से हमारा आंसर बनेगा। आप लोग जानते हैं दलदली मृदाओं में फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता नहीं कमी होती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों स्टेटमेंट, यानी ये हमारा कट गया तो ये सी भी कट गया और ये भी कट गया। अब हमारे पास बी और डी 2 ऑप्शन बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में, राजस्थान की मृदा सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय हो गई। बिल्कुल सही है दोस्तों, सोडियम और मैग्नीशियम के कारण। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर तो आ ही गया है बी। हम देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, डी हमारा गलत जाएगी ही क्योंकि ये केवल 3 है। लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु पोटास और नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी 2 और 3। इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं और पहला स्टेटमेंट गलत था। आंसर हमारा होगा दोस्तों विकल्प बी। थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक्सप्लेन, इसको पढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आसित वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता नहीं होती दोस्तों, कमी होती है। यहाँ एक्सप्लेन में मिल गया हमें। लवणीय मृदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। बिल्कुल सही। इस मृदा में सोडियम तथा मैग्नीशियम के कारण उत्पन्न हो गए हैं दोस्तों, सोडियम मैग्नीशियम इसमें अधिकता होती है। बिल्कुल सही। लवणीय मृदा में, लेटराइट मृदा में ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, परंतु दोस्तों ये अलग से आ गया है, इतना हमारा गलत है। परंतु कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है, परंतु दोस्तों कार्बनिक तत्वों की लेटराइट मृदा में कमी मिलती है, हमारा स्टेटमेंट था दोस्तों। इसको आप एक बार रिवीजन कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों भारतीय इतिहास से क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के इतिहास, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित विभिन्न कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना दोस्तों। कैसा सत्य कथन का, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देखते हैं पहला स्टेटमेंट। विजयनगर हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के इंजीनियर एवं कर्नल कालीन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है, विजयनगर के संस्थापक हरिहर का प्रारंभ में वारंगल में काकतीयों के सामंत थे। ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, विजयनगर युवा मणि साम्राज्य के बीच निरंतर युद्ध का मुख्य कारण रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार करना रहा। ये तीसरा स्टेटमेंट। चौथा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इनका आंसर लगाइए। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है।
विजयनगर हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के इंजीनियर एवं कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा देखते हैं दोस्तों, विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में वारंगल में काक्यों के सामंत है, बिल्कुल ये भी सही है। सी नंबर दोस्तों यानी 3 नंबर स्टेटमेंट, विजयनगर युवा मल्ल साम्राज्य के बीच निरंतर युद्ध का मुख्य कारण रायचूर दोआब क्षेत्र था दोस्तों, बिल्कुल सही है, जहाँ पे अधिकार करना रहा, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 4। चलते हैं दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे। डी नंबर दोस्तों पूरा हमारे तीनों स्टेटमेंट में सही थे। चलते हैं एक्सप्लेन पे, पढ़ते हैं इसको। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी का नाम विजयनगर था, बिल्कुल सही दोस्तों, हम्पी का नाम हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर ओम कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए, बिल्कुल सही दोस्तों, ये लाए गए हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस स्थान का सर्वेक्षण मानचित्र द्वारा किया था, ये बिल्कुल सही दोस्तों। वर्ष 1936 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण तथा वेदों के भाग सार की प्रेरणा से कृष्णा नदी की तुंगभद्रा दोस्तों तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर अनयगंडी के समीप विजयनगर की स्थापना की, बिल्कुल सही हरिहर और बुक्का ने। यह दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल में जातियों के सामंत थे, बिल्कुल सही दोस्तों। बाद में कपिली के अधिकारी बने। विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच निरंतर युद्ध का इतिहास रहा। इन युद्धों का प्रमुख कारण दोस्तों रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार करना रहा। ये था दोस्तों हमारा स्टेटमेंट लास्ट का। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है, इसका पूरा एक्सप्लेन है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों भारत एवं विश्व से क्वेश्चन है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में शीत ऋतु में ही वर्षा क्यों होती है, ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु में आप लोग जानते हैं शीत ऋतु में वर्षा होती है, इन कारणों को बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा गर्मी में नहीं होती क्योंकि इस समय व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है, ये कह रहा है दोस्तों ये नंबर। और जाड़े के समय उच्च वायुदाब की पेटी के भूमध्य रेखा की ओर खिसकने भूमध्य रेखा की ओर खिसकने के कारण दोस्तों यहाँ इस क्षेत्र में पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। नीचे हमारा कूट है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने हैं और अपने आंसर लगाने हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको क्लियर करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा गर्मी में नहीं होती, बिल्कुल सही है। इस समय व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है, बिल्कुल सही है। जाड़े के समय उच्च वायुदाब की पेटी की भूमध्य रेखा की ओर सरकने के कारण इस क्षेत्र में पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी पहला भी सही है और हमारा दूसरा सभी सही। अब हम विकल्प में देखते हैं। विकल्प हमारा हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी नंबर क्वेश्चन आंसर हमारा सही दोस्तों। 1 और 2 दोनों यहाँ पे हमारे सही हैं दोस्तों। इसका हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में दोस्तों, कहाँ पे, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जाड़े के समय इस उच्च वायुदाब पेटी के भूमध्य रेखा की ओर रखने के कारण इस भाग में 30 से 40 डिग्री पर पछुआ पवनों दोस्तों, यहाँ पे पवनों होगा का विस्तार हो जाता है। सागरों के ऊपर से आने वाली नमी से भरी या पछुआ हवाएं भूमध्य सागरीय भागों में वर्षा करती हैं। इस कारण यहाँ शीत ऋतु में आर्द्र जलवायु का आगमन होता है। गर्मियों में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं चलती हैं जो कि स्थल से आने के कारण वर्षा नहीं कर पाती, बिल्कुल सही दोस्तों। ये हमारा स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं आगे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और आज के इस टॉपिक का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो कि दोस्तों आप लोगों को देने हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, आप इसका आंसर अपने कमेंट में देंगे। हम कोड भी यहाँ पे आपको दे दिए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से दोस्तों, आप इसको देखिएगा। इसका आंसर हमें कमेंट माध्यम से आप लोग देंगे। भारत सरकार मेगा फूड पार्क के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों, की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। नंबर 1 स्टेटमेंट है दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हो। दूसरा दोस्तों, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों,
उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध करानी होती। ये 3 है दोस्तों जो कि क्वेश्चन था। मेगा फूड पार्क को प्रोत्साहन देना। नीचे हमारा 4 कोट है दोस्तों, जिसके आंसर हमें आप लोगों को हम तक दोस्तों कमेंट के माध्यम से देने हैं। दोस्तों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। इस तरह से दोस्तों आप वीडियो के लिए हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट्स आप तक क्रम वाइज सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने एक अगले वीडियो में।